Welcome to the 10th lecture of the subject structure analysis. Okay, so let's revise what we have done in the last class. Okay, so basically, we were talking about a moment area method. Okay, in which finally we came to the two theorems जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है असल में. इन थ्योरम्स का यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन इन थ्योरम के हेल्प से कैसे सॉल्व करना है वो आपको सीखना है ना. सो देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ वी केम टू दीज थ्योरम्स, है ना. वी लुक्ड ओवर द डेरिवेशन, है ना. हमने डेरिवेशन देखा और किस तरीके से हमने इनको डेराइव किया उसका एक आइडिया यहाँ पे आपने देखा, है ना. क्यों हम उन दो थ्योरम की बात करते हैं. देन वी सॉल्व वन क्वेश्चन, वन कैंटिलीवर बीम थी ये हमारी, है ना. इस पे हमने सॉल्व किया और हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी पे निकाला, है ना. तो ये हमने इस तरीके से निकाल दिया था, है ना. तो इतना हमने लास्ट क्लास में किया था. अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक स्टेप में आगे बढ़ाते हैं, है ना. तो अगेन हमारा काम यही है कि आप थीटा बी और वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कैलकुलेट करें, है ना. तो अगेन लेट अस से ये आपकी बीम है. लेट अस से ये जो बीम है इस पे इस तरीके से एक मोमेंट लग रहा है ना. लेट अस से इसकी वैल्यू क्या है, m किलो न्यूटन है. बीम की एक कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक कांस्टेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना. इस तरीके से मोमेंट लग रहा है. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका लेंथ है बीम का, है ना. ये पॉइंट आपका बी है. ये एक कैंटिलीवर बीम है. इस पे आपको क्या करना है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है. सो बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया मेथड, है ना. इस तरीके का क्वेश्चन है ना. तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, है ना. दोबारा से देखिए, थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी दो पॉइंट पे स्लोप का डिफरेंस क्या होता है, उन दो पॉइंट के बीच का एरिया निकाल दीजिए m अपॉन ई आई डायग्राम का, है ना. बेसिकली ये हमारा थ्योरम 1 कहता है. थ्योरम 2 कुछ इस तरीके से, है ना. तो लेट्स ट्राई टू यूज़ इट. लास्ट क्लास में भी हमने किया था बिल्कुल सेम तरीके से. सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेना है. फिर आपको m अपॉन ई आई डायग्राम बना लेना है ना. तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन है. ए पे क्या होगा, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन आ सकता है वी ए. एक आपका मोमेंट आ सकता है लेट अस से एम ए, है ना. तो ये इस तरीके से आ सकता है. नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज. तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0.
तो एक वर्टिकल फोर्स है VA, है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, है ना, और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है इसलिए 0। तो यहाँ से मैंने कंक्लूड किया कि VA की वैल्यू क्या है, 0 है। देन दूसरा इक्वेशन आप यूज़ करिए, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट B 0। सो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, सो पहली मोमेंट कौन सी है आपकी, MA। डायरेक्शन क्या है सॉरी, डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस। ओके, मैग्नीट्यूड कितना है, MA। सेकंड क्या है आपका, VA की वैल्यू 0 है तो उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्या आपकी वैल्यू क्या है, M है। डायरेक्शन क्या है उसका, मैग्नीट्यूड M है, डायरेक्शन क्या है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव। यहाँ से मैंने MA की वैल्यू कैलकुलेट कर गई, दिस इज -M। ओके, तो ये मेरी दूसरी रिएक्शन की वैल्यू आ गई। माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है कि जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम करी थी वो गलत है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन एज्यूम करी थी वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है कि वो मेरी डायरेक्शन क्या है, गलत मैंने एज्यूम करी थी। इसका मतलब है MA की डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल में क्लॉकवाइज। इस माइनस साइन से ये पता चलता है ना। तो अब दो ऑप्शन है कि मैं एक तो MA की वैल्यू क्या यूज़ करूँ, -M यूज़ करूँ, है ना, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर, इसको इस तरीके से MA की का डायरेक्शन ऐसा चेंज कर दूँ और उसकी मैग्नीट्यूड क्या बोल दूँ, ये पॉजिटिव। तो दो में से कुछ भी कर सकता हूँ मैं, है ना, बस मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। तो आपने MA की डायरेक्शन पता कर ली कि भैया वो क्लॉकवाइज है। लेट्स ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ MA। क्या ये सैगिंग है या हॉगिंग है ना। सो इट इज़ सैगिंग। आप थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये आपकी बीम है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहे हैं, ये इस तरीके से पॉजिटिव सैगिंग की तरीके से बनेगा। इसका मतलब है MA की जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी सैगिंग मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि पॉइंट A पे मोमेंट कितना है, M, है ना, देन थ्रू आउट क्या होगा, M होगा। ओके, मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ। आइडियली ये इसके जस्ट नीचे रहना चाहिए तो ताकि बहुत जल्दी समझ में आता है ना। इसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मेरा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, M है। मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीख चुके हैं, है ना। नाउ मुझे क्या करना है, M/EI डायग्राम ड्रॉ करना है ना। तो इसी डायग्राम में मुझे क्या करना है, EI को डिवाइड कर देना है। तो ये जो वैल्यूज़ हो जाएंगी क्या हो जाएगी, ये 0 है, ये 0 है, ये M/EI हो गया, ये M/EI हो गया। ये क्या पॉजिटिव है, मतलब सैगिंग है।
तो ये मेरा क्या है, M/EI डायग्राम मेरा बन चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मोमेंट एरिया मेथड यूज़ करना है। क्या करना है मुझे, पहला थ्योरम यूज़ कर लेना है ना। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि किसी दो पॉइंट के बीच में आप क्या करिए, इस तरीके से स्लोप का डिफरेंस चाहिए आपको, तो आप क्या करिए, एरिया निकालिए उन दो पॉइंट्स के बीच का। एरिया ऑफ M/EI डायग्राम जो आपने बनाया है ना, उन्हीं दो पॉइंट के बीच का आप क्या करिए, एरिया कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं एरिया कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये किन दो पॉइंट के बीच में चाहिए मुझे, A और B। सो A और B मतलब ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो दोनों के बीच का एरिया निकाल दीजिए, it's a rectangle, length into width. So this is L M/EI है ना, this into this, एरिया निकालना है आपको। नाउ आई कैन ऑब्जर्व हियर कि मेरी बीम जो है वो क्या है, फिक्स सपोर्ट है, और ये बीम क्या है, मेरी कैंटिलीवर है, और जो सपोर्ट A है वो क्या है, फिक्स बीम है। फिक्स्ड बीम पे आपका स्लोप कितना होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि भैया इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो थीटा B की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ना। Now this is my conclusion. I have calculated theta B. आगे बढ़ते हैं, सेकंड थ्योरम का यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड थ्योरम मुझे क्या बोलता है कि डेल्टा B/A की वैल्यू क्या है, x बार इंटू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन A एंड B। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x बार क्या होता है, CG से पॉइंट B तक की डिस्टेंस है ना। तो आप इसका CG कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, x बार है, और ये क्या होगी, हाफ होगी। CG से डिस्टेंस हाफ होगी। सो वी कैन राइट हियर x बार की वैल्यू कितनी है, L/2। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एरिया, ऊपर हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ML/EI। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितनी हो जाएगी आपकी, ML² / 2EI। ये जो क्या निकल के आया है, B/A निकल के आया है ना। B/A का क्या मतलब है, B/A का मतलब है कि डेल्टा एट P विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट A। तो ये जो बीम है, ये जो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, तो इसका मतलब है कि A पे मुझे क्या करना है, टेंजेंट बनाना है, और टेंजेंट क्या होगी, इसी तरीके से टेंजेंट हो जाएगी। और इस टेंजेंट से इस पॉइंट B तक की डिस्टेंस क्या है मेरी, डेल्टा B/A है। और यही वैल्यू क्या है असल में, YB है या डेल्टा B है, एक ही बात है ना। तो यही वैल्यू क्या है मेरी, YB है है ना। तो ये मेरी इस तरीके से कैलकुलेट होगी है
है ना। आई होप आप बात समझ गए, कुछ इसमें कुछ नया नहीं था, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। सो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें ई और आई का इफ़ेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं सेम क्वेश्चन में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, बस इसमें थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, है ना, यही बीम को यही रखते हैं, बस थोड़ा सा इसमें चेंज क्या कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि ये बीम ई मटेरियल से बनी हुई है, या मान लीजिए कंक्रीट या स्टील कुछ भी बना है, थ्रू आउट एक ही है। लेकिन ये जो बीम है इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आपकी बीम है ना, कुछ इस तरीके से आपकी बीम है। कहने का क्या मतलब है सर, कि इसमें जो आई की वैल्यू है ना, बीम की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये एक वैल्यू नहीं है। लेट अस से कि ये यहाँ पे ज़्यादा थिक है तो 2i है। लेट अस से कि ये क्या है, i है। जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है वो पॉइंट C है। तो आप दोबारा से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पीछे वाले क्वेश्चन में बना लिया है सेम चीज़ का, है ना, बिल्कुल सेम ही बनेगा, डाउट का कोई सवाल ही नहीं है ना। ई और आई पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिपेंड करता नहीं है, सिंपल फोर्सेस पे डिपेंड करता है ना, इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है ना, कि इधर की भी जो पोर्शन ऑफ बीम है वो क्या है, आई है उसका मॉड्यूलस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर क्या है, ज़्यादा थिक है ना, तो उसकी आई क्या है, 2i है, इधर वाले से जस्ट डबल है ना। तो आपको मेथड में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, है ना। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट C जो है, जब आप M डिवाइडेड बाय EI डायग्राम बनाएंगे, है ना, इसका मतलब है आप EI से डिवाइड कर रहे हैं। इधर पे जो E क्या है वो E है, इधर क्या है, इधर भी E है, ये कांस्टेंट वैल्यू ऑफ E है, लेकिन I में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या करना है, I की जगह, है ना, I नहीं है यहाँ पे, क्या है, इसमें पोर्शन में क्या है, 2i है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2 से डिवाइड करके चलना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, m डिवाइडेड बाय 2ei। यहाँ से यहाँ तक यही वैल्यू है ना। इस पोर्शन ऑफ बीम को किससे डिवाइड करना है, इसके करस्पॉन्डिंग EI से। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे 2 था तो 2 से डिवाइड करना है, यहाँ तो क्या है, 1 ही है। तो क्या हो गया, इधर की वैल्यू जस्ट ज़्यादा है ना। तो ये वैल्यू क्या है, m/EI है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया है ना। ये आपका m/EI डायग्राम भी बन गया है। अगेन सेम प्रोसीजर, पहला थ्योरम यूज़ करिए आप, यूजिंग फर्स्ट थ्योरम, थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया बिटवीन एरिया ऑफ m/EI डायग्राम बिटवीन A एंड B। ओके, अगेन A जो है आपका क्या है, दोबारा से सेम क्वेश्चन है। A क्या है, फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है कि
थीटा ए की वैल्यू क्या है, 0 है। फिक्स सपोर्ट पे स्लोप क्या होती है, 0 होती है। हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ रखा है ना, ये वैल्यू क्या है, 0 है। सो दिस विल बी थीटा बी। नाउ इस डायग्राम का आपको क्या कर देना है, एरिया कैलकुलेट कर देना है। तो एक बार आप ये एरिया कर दीजिए, उसमें ऐड ये वाला एरिया कर दीजिए, है ना। तो ये लेंथ कितनी है आपकी, L/2 है। इधर वाली लेंथ क्या है, L/2 है। ये पॉइंट C है। एरिया निकाल दीजिए, L/2 मल्टीप्लाई बाय M/2EI प्लस L/2 इंटू M/EI। सो क्या हो जाएगा ये, 3/4 ml/EI। ये आपका थीटा बी हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट हो गई थीटा बी की। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, डेल्टा B/A की जो वैल्यू है वो क्या है, x बार है इंटू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन A एंड B। नाउ ये जो एरिया की वैल्यू है ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एरिया की वैल्यू लिख सकते हो, 3/4 ml डिवाइडेड बाय EI। लेकिन आप x बार कैसे निकालोगे, इस डायग्राम का CG कैसे निकालोगे, क्योंकि अब तो CG सेंटर पे होगा नहीं, है ना। अब तो ये क्या है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। पहले जब इस तरीके का था, बॉक्स था, जब ऐसा बॉक्स था तब तो CG तुरंत पता चल जा रहा था, है ना। तो x बार आप कैसे निकाल सकते हो सर, दोबारा से आप बेसिक्स पे आएंगे, है ना। जो आपका वेरिगॉन्स थ्योरम है, जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। वेरिगॉन्स थ्योरम क्या बोलता है आपका, आपको x बार निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से A1x1 प्लस A2x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। नाउ दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग CG। सिमिलरली आप y बार भी निकाल सकते हो, वेरिगन्स थ्योरम आपका इसी तरीके से आपको बताता है। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे x बार कैलकुलेट करना। ओके, तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, थोड़ा मुझे जगह की ज़रूरत है ना। तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके x बार की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। सो लेट अस से कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से मैं आपका x1 कैलकुलेट करूँगा, है ना। मुझे एक रेफरेंस लाइन हमेशा चाहिए होती है कैलकुलेट करने के लिए। सो A1 की वैल्यू क्या है आपकी, है ना। A1 की वैल्यू क्या है, M/EI 2EI इंटू L/2, है ना। इस तरीके से L/2 इंटू दिस हाइट, है ना। ये क्या है, मेरा A1 है। इसका मल्टीप्लाई मुझे कर देना है किससे, x1 से। x1 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, है ना। आई अंडरस्टैंड, आई बिलीव कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आता है।
ओके, तो x1 कितना हो जाएगा आपका L/4 है ना, L/4 हो जाएगा, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है आपकी M/EI इंटू L/2 इंटू एक्स बार आपका x2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इस वाले CG से इस रेफरेंस की डिस्टेंस है ना, तो कितना हो जाएगा L/2 प्लस L/4 है ना, L/2 प्लस यहाँ से हाफ तक की डिस्टेंस, ये कितनी है आपकी L/4, ये कितनी है आपकी L/2। तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5L/4। ओके, सॉरी कितना ऐड करना है मुझे, L/2 प्लस L/4 करना है ना, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई, हाँ 3L/4 हो जाएगी डिस्टेंस, सॉरी फॉर दैट, ये कितनी हो जाएगी 3L/4 हो जाएगी। इसका डिवाइड कर देना है आपको A1 प्लस A2 से, ये क्या है ML डिवाइडेड बाय 2EI इंटू L/2 प्लस M/EI मल्टीप्लाई बाई L/2 है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सर। M/EI को आप कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी ऊपर से भी, और वो कट जाएगा, क्या क्या बचेगा है ना, L डिवाइडेड बाय 4 to the 8 into 16 प्लस 3L थोड़ा सा ये है ना, ये L नहीं है, ओके सॉरी। तो ये क्या है आपका L/16 प्लस 3L/4 to 8। ओके, इसको कॉमन बेस में लाने के लिए मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना। नीचे क्या है आपका ML/EI आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपका, ओके 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको भी मैं कॉमन बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है इधर ML/EI इंटू 3/4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। ये क्या हो जाएगा 7L/16 एंड 3/4 है ना, 3/4 है ये, दिस इज 3/4 ML/EI। so you can further solve this. This is 2164 ml square divided by EI। so ये जो मेरी वैल्यू आ गई है, ये क्या है डेल्टा B/A है। ओके, अगेन सेम तरीका, सेम लॉजिक है आपके पास है ना, कि यहाँ पे भी असल में जो निकल के आया है कि बीम आपकी कुछ इस तरीके से बैंड हुई, और स्लोप कहाँ पे बनाना है आपको, ए पे। ये जो डिस्टेंस आई है इसको आप क्या कह रहे हैं डेल्टा B/A, और यही वैल्यू क्या है YB है। ओके, तो यही वैल्यू क्या आपकी YB है। तो आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अगेन दिस इज वेरी इजी।
और काफ़ी एग्ज़ाम्स में सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड, है ना. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, है ना, शुरुआत से ध्यान देंगे. मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि भैया आप कैलकुलेट करिए क्या थीटा सी आप कैलकुलेट करिए. सिमिलरली आप क्या कैलकुलेट करिए वाई बी कैलकुलेट करिए, है ना. आपको जो सवाल दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि ये जो बीम है क्या है, रोलर सपोर्ट है, इधर हिंज सपोर्ट है, ये आपका लोड लगा है W सेंटर के ऊपर, ये L/2 है, ये L/2 है, ये A है, ये B है, ये C है. ये आपका क्वेश्चन है. अभी आपसे जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं कि आप सेंटर पे स्लोप और YB को कैलकुलेट करें, है ना. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चन, है ना. नाउ अगेन चूँकि एक सिमेट्रिक बीम है तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा VA वो क्या आ जाएगा आपका W/2, है ना. मैं पूरा कैलकुलेट इक्वेशन लिख के कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सिंपली बता सकते हैं. सो दिस इज द solution of reactions. Now let's try to calculate bending moment diagram, है ना. चूँकि पॉइंट लोडिंग है तो लीनियर होगा. चेंज कहाँ पे होगा, शुरुआत कहाँ से होगा, 0 से होगा, ख़त्म 0 पे होगा. पीक कहाँ होगा, पॉइंट लोड के ऊपर होगा. तो W/2 इंटू L/2 यही मैग्नीट्यूड होगा. सो दिस इज द value. So this magnitude is WL/4. ये क्या बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया. आपको क्या चाहिए, M/EI डायग्राम चाहिए. लेट अस से कि ये जो बीम है ये EI जो है इनके एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, चेंज नहीं हो रहे हैं. पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो चेंज हो रहे थे, है ना. यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा थी, आपकी डेप्थ ज़्यादा थी बीम की, इधर पे अलग थी. तो कुल मिला के चेंज हो रहा था, यहाँ पे वो कांस्टेंट है. तो कुछ नहीं करना है, आपका काम आसान हो गया. तो इसी वैल्यू में आपको क्या करना है सर, EI का डिवाइड कर देना है. तो WL/4EI ये आपका इस तरीके से होगा. ये जो डायग्राम बन के आया ये क्या बन के आया, M/EI डायग्राम. ओके. सो इस तरीके का आपका डायग्राम बन गया. अब आप स्लोप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. ओके. अब देखिए, जब भी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें, है ना, तो कभी कभी बहुत मेहनत नहीं करनी होती है. कभी कभी चूँकि इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस ऐसी चीज़ है जो आप बिना पेन पेपर उठाए, बिना उसको सोचे सॉल्व नहीं कर सकते या उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते, है ना. क्यों कि बहुत चीज़ कॉमन सेंस लगता है आपका, और कॉमन सेंस आप तब तक नहीं लगाएंगे जब तक आप खुद सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, है ना. ना अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपका काम आसान कर रहा हूँ, है ना. मैं आपको क्या आसान कर रहा हूँ कि सॉरी, है ना. ये अगर आप बीम देखोगे और इसी बीम की डिफ्लेक्टेड शेप आप देखोगे तो कैसे होगी आपकी,
कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी बीम, है ना। तो असल में आप देखोगे जो सेंटर पे है यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, है ना। और यही क्या है, एक्स एक्सिस भी है, तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है, 0 है, 0 है। कहने का मतलब है कि मुझे एक्चुअल में थीटा सी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा मोमेंट एरिया मेथड लगाऊं और फाइनली जाके बताऊं कि भैया ये वैल्यू 0 आएगी, ज़रूरत ही नहीं है, मैं देख के ही बता सकता हूँ, है ना। जब मैं देख के बता सकता हूँ, मुझे ये कॉमन सेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। I have to save my efforts, I have to save my time, I have to save my calculations, है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट समझदारी है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं भैया कि ये जो थीटा सी है उसकी वैल्यू 0 होने वाली है। अब एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जो बीम आप देखेंगे, यहाँ पे जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप देखेंगे जो पुरानी बीम और इस बीम में डिफरेंस क्या है कि ये बीम सपोज करिए आपके घर में लगी हुई है ना। तो ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई, तो आपके लिए इशू क्या है कि भैया ये वाला डिफ्लेक्शन कहीं आम आदमी के लिए डर ना बन जाए, इसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो स्लोप आप देख के ही बता दे रहे हैं, है ना। तो आपके लिए इशू क्या होना चाहिए, ये स्लोप बन रही है, ये कितनी है, ये स्लोप बन रही है, ये कितनी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है। कोई भी कॉमन पीपल इसी स्लोप को देख के डरेगा, है ना, इस बीम में। इसलिए एक्चुअल में जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी भी ये थीटा सी वो नहीं पूछ रहे होंगे आपसे, है ना। रादर क्वेश्चन क्या होगा कि भैया आप बताइए थीटा ए की वैल्यू बताइए या फिर आप थीटा बी की वैल्यू बताइए, है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया था, है ना। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि पुराने क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे मैं सब कुछ आपको एंड पॉइंट पे सॉल्व करने को बोला था। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मैं इस एंड पॉइंट पे आपसे कैलकुलेट करवा रहा था ना। अगेन प्रैक्टिकल समझदारी है कि ये जो बीम है ये कुछ ऐसा बेंड होने वाला है, यहाँ पे ये वाला डिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा आपको इस एंड पे वो पूछ रहे होंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई बी। यहाँ पे तो स्लोप क्या है, 0 है, वो इससे कॉमन पीपल को कोई डर नहीं है, वो इससे अफ्रेड नहीं होगा, है ना। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सिविल लाइफ। इस वाले डेल्टा से उसको प्रॉब्लम है ना। इसी बीम के इस वाले स्लोप को देख के उसको इनकन्वीनियंस हो सकता है, तो हमें इसे कंट्रोल करना है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे जाते हैं उनकी पूरी स्टोरी आपको कई बार समझ में नहीं आती है ना, या आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है कि ओके ये तो कुछ भी इमेजिनरी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है ना। कुछ भी आपके बुक में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो एकदम प्रैक्टिकल होता है ना। तो सिमिलरली जस्ट टू गिव यू दिस पर्सपेक्टिव आई हैव यूज्ड दीज वैल्यूज़, है ना। एक्चुअल में आप देखेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। वाई बी आप देखेंगे बीम ऐसे बेंड करेगी, यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है, तो आपसे कभी भी वाई बी नहीं पूछा जाएगा। बीम ऐसा बेंड हो रहा है, यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आपसे ये वैल्यूज़ कभी पूछी नहीं जाएंगी, है ना। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये मैटर नहीं करती है ना। तो अगेन ये मैंने आपको बस पर्सपेक्टिव देने के लिए समझाया था।
तो इन वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में क्वेश्चन आपसे इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। इनका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे लिए अब क्वेश्चन हमारे सामने बन के आ रहा है ना। ये इस क्वेश्चन में ये एक बस पर्सपेक्टिव था। ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हो जाता है। आपका टारगेट क्या है भैया, थीटा ए और थीटा बी को कैलकुलेट करना। तो स्टार्ट करते हैं सर। पहला थ्योरम लगाइए, है ना। यूजिंग फर्स्ट थ्योरम। अगेन मैं आपका बहुत टाइम बचाऊंगा, है ना। कैसे टाइम बचाऊंगा कि मुझे बहुत कैलकुलेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ पे है कि आंसर मेरा निकल के आए, और जब मैं आंसर लिखूं तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन हो कि ये आंसर मैंने इस तरीके से लिखा। ओके, तो अगेन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो स्लोप है वो ये है, यहाँ पे स्लोप क्या है, वो यहाँ पे थीटा ए है, यहाँ पे थीटा बी है। चूँकि बीम आपकी परफेक्टली सिमेट्रिक है तो क्या होगा भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा बी। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं देख के ही, बीम को देख के ही बता सकता हूँ कि दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो मैं बिल्कुल देख के ये चीज़ लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ कि थीटा ए क्या है, बराबर है माइनस थीटा बी के। माइनस का मतलब है दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, बट जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है ना। सिंपल मेरा लॉजिक है, आई होप आप समझ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरा जो ये था थीटा ए माइनस थीटा बी इज इक्वल टू एरिया बिटवीन ए एंड बी। ये थोड़ा एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम मुझे लिखना चाहिए, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। ओके, ना अगर आप ये काम यहाँ पे करने बैठे तो आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या होगा, थीटा ए माइनस, है ना। यहाँ से आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बी की वैल्यू कितनी है, माइनस थीटा बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। ओके, है ना। इस तरीके से ये निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ से चूँकि दोनों बराबर हैं, है ना, चूँकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना। तो ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये थीटा ए होगा ना। चूँकि दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। तो ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। एरिया कितना हुआ ट्राइंगल का, हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू एल बाय 4EI। ये यहाँ से मैं थीटा ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी होगी, WL² डिवाइडेड बाय 16EI। ओके,
यहाँ पे मेरा थीटा निकल गया, है ना। अब देखेंगे आप कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बेसिक यहाँ पे अंतर आ रहा है ना। और ये प्योरली डिपेंड करता है सपोर्ट्स पे, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अप्रोच और हो सकती थी। मैं यहाँ क्या करता, थीटा बी की जगह थीटा सी यूज़ करता, यहाँ पे बिटवीन ए एंड सी यूज़ करता। तो मैं क्या करता, बस इतने वाले पोर्शन का एरिया निकालता जो क्या आता, थीटा ए माइनस थीटा सी, और थीटा सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इज इक्वल टू कितना आता, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया क्या है, हाफ है। तो एक्चुअल में दोबारा से आंसर कितना ही आता है, इतना ही आता। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती थी, है ना। बट आप कोई सी भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है आप किससे जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। अगेन यूजिंग सेकंड थ्योरम, नाउ मैं क्या करता हूँ, डेल्टा बी स्लैश ए निकालता हूँ, और ये क्या निकल के आ रहा है आपका एक्स बार इंटू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, है ना। ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं दोबारा से वो यहाँ पे लिख दूँ कि ये थीटा ए निकल के आ गया, और ये क्या है आपका माइनस थीटा बी के बराबर है। नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या था, वाई सी को कैलकुलेट करना था। तो अगेन है ना, ये इस तरीके सा फॉर्मूला लिखा हुआ है या थ्योरम लिखा हुआ है। नाउ देखिए ये थोड़ा ऐसा बचकाना है, बट लेट्स सी हियर कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा बी स्लैश ए, और इस तरीके से आपने ये लिख दिया। बट द पॉइंट इज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है ना। मतलब मेरे साथ ऐसा इशू होता है कि बच्चे ये ए और बी पकड़ लेते हैं कि भैया यही हमारा सब कुछ है। ऐसा नहीं है। आपको ये क्या है, ए और बी थ्योरम जब लिखा जाता है तो वो किसी आर्बिटरी पॉइंट पे लिखा जाता है ना। और अभी तक हमने जो भी सारे क्वेश्चन किए हैं वो उसमें सब जगह ए था, सब जगह बी था। पर इसका मतलब नहीं है कि ये ए और बी ऐसा फिक्स है। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, प्योरली डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे। तो मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, दोबारा से यहाँ पे सिंपल लॉजिक की ज़रूरत है ना। मुझे क्या है, सिंपल लॉजिक की ज़रूरत है कि ये बीम जो ऐसा डिफ्लेक्ट हुआ है, मुझे जो चीज़ रिक्वायरमेंट चाहिए वो क्या चाहिए, वाई सी की वैल्यू पे मैं टारगेट कर रहा हूँ। इसका मतलब मुझे ये सब नहीं चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे सी पॉइंट चाहिए, है ना। तो ये मैंने जो लिखा है वो बस एक सिंपल कन्फ्यूजन को हटाने के लिए लिखा है। तो डेल्टा सी स्लैश ए मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं डेल्टा सी स्लैश ए निकालूंगा तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, है ना। नाउ एक्स बार की बात करें तो एक्स बार आपका एरिया जो आपने लिया है वो कौन सा लिया है, ये वाला एरिया लिया है ना। एक्स बार क्या है, इस डायग्राम का सी जी कहाँ तक, उस पॉइंट तक जहाँ पे आपको ये क्या है आपका एक्स बार हो गया, है ना। सी जी कितना होगा इस ट्रायंगल का, 1/3 ऑफ L/2,
ओके। एरिया कितना होगा आपका शेडेड एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है L/2, हाइट कितना हो गया आपका WL/4EI। नाउ इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो WL³ divided by 16 into 6, this is 96 EI। नाउ ये क्या है, आपने डेल्टा C/A निकाला है। डेल्टा C/A का क्या मतलब है सर, इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट कहाँ बनेगी, ए पे, तो टेंजेंट आप बना दीजिए ए पे, सी पे आपने निकाला। तो आपने जो वैल्यू क्या निकाली है, ये वाली वैल्यू क्या निकाली है, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपका जो टारगेट था वो क्या था, आपका टारगेट तो ये वाला वैल्यू था। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे स्लोप क्या है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ स्लोप एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है ये बहुत कॉमन सी गलती है कि क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको क्या कर देते हैं, डेल्टा C समझ लेते हैं, है ना। जैसे पुराने क्वेश्चन में हमें ये बहुत सहूलियत मिल रही थी कि जो डेल्टा B/A है वही क्या है आपका YB था, है ना। बट एक्चुअल में इसे आदत नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे। क्या है कि इसे आदत नहीं बनानी है, ये डेल्टा C/A इज़ नॉट डेल्टा C। हमें जो निकालना था वो डेल्टा C निकालना था, या जिसे आप YC यहाँ पे शो किया, आपको ये निकालना था, है ना। तो इससे तो आंसर आ नहीं रहा है, इससे तो ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए था आपको। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, इससे आपको गलत आंसर मिल रहा है, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ओके, तो आपको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। ओके, सी आपका टारगेट क्या है, ये वाली वैल्यू है ना। तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसी जगह खोजिए जहाँ पे क्या हो, आपको स्लोप पता हो ऑलरेडी, है ना। जहाँ पे आपको स्लोप पता हो, या फिर जहाँ पे सीधी बात कही जाए तो जहाँ पे स्लोप 0 हो, है ना। तो अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, स्लोप 0 है, मतलब स्लोप जो है C पॉइंट पे क्या है, 0 है ना। तो अगर आप देखें ये वाली डिस्टेंस, है ना, ये वाली डिस्टेंस क्या है, YC के बराबर है ना, YC के बराबर है। ये जो ब्लैक कलर का जो डिफ्लेक्टेड कर्व है, इस पॉइंट की डिस्टेंस, है ना, इस पॉइंट से कितनी है, YC है। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रख के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, कहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट C। तो कायदे से मुझे क्या निकालना चाहिए था, डिफ्लेक्शन A विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट C। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। एरिया ऑफ M/EI डायग्राम between
बिटवीन सी एंड ए। तो इसमें चेंज क्या आएगा? चेंज कुछ नहीं आएगा, एरिया तो वही निकल के आ जाएगा, यही वाला एरिया है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, डब्ल्यू एल स्क्वायर है ना, इस चीज़ को मैंने लिख दिया है, डब्ल्यू एल स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय 16 ई आई। नाउ एक्स बार विल बी डिफरेंट, है ना। यहाँ पे एक्स बार क्या था? सी जी से कहाँ तक का डिस्टेंस? इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, सी तक का डिस्टेंस। अभी क्या है? ए है ना। तो अभी एक्स बार का मतलब क्या है? सी जी से ए तक का डिस्टेंस, है ना। ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं है। तो ऊपर आइए, और क्या करना है आपको? सी जी से कहाँ तक का डिस्टेंस? पॉइंट ए का डिस्टेंस, है ना। पॉइंट ए हमारा कहाँ है? इधर है, ओके। तो ये हमारा क्या है? एक्स बार है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ L/2। इसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 2/3 ऑफ L/2। सो ये कितना हो जाएगा? WL³ डिवाइडेड बाय 16 इंटू 3 विच इज़ 48 EI। सो ये क्या निकल के आया? ये क्या निकल के आया? डिफ्लेक्शन एट ए विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी, है ना। तो अगेन टेंजेंट एट सी, डिफ्लेक्शन कहाँ है? ब्लैक डॉटेड डिफ्लेक्टेड कर्व कहाँ है? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? वाई सी, है ना। तो एक यही वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है आपकी? वाई सी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा आदत नहीं बना लेना है कि आपने निकाला और इसी चीज़ को आपने आंसर रिपोर्ट कर दिया। दैट इज़ नॉट करेक्ट, ओके। सो ये आप ध्यान रख सकते हैं, है। तो इस तरीके से आप मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ कर सकते हैं डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करने में, ओके। सो I think this is enough for today, okay. We'll continue in the next lecture. Thank you very much.